वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती स्पेशल ऑनलाइन बैच जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 आज हम लेके आए हैं। राजस्थान जीके प्लस करंट, राजस्थान करंट जीके का जो टॉपिक आएगा उसके 50 क्वेश्चन आपके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कल्चर और करंट और साइंस के टॉपिक आपको उपलब्ध होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो ये देखिए 7 नंबर मॉडल टेस्ट पेपर है, उससे पहले 6 मिल चुके हैं। प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है, उसमें आप देखें रोज 9 बजे एक दिन राजस्थान जीके और एक दिन कंप्यूटर अनुदेशक का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, शुरुआत के 10 क्वेश्चन हम हिस्ट्री के, ये ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। कितने? ज्योग्राफी के। पहला प्रश्न देखिए, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? केवलादेव का नाम सुना है? केवलादेव कह सकते हैं, घना पक्षी अभयारण्य कह सकते हैं। राज्य की किस जलवायु प्रदेश में? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जिले किस में है? तो भरतपुर में है। किसमें है? भरतपुर में। वही भरतपुर जिला, जाट राज्य और भरतपुर राज्य जिसकी आकृति गिलहरी नुमा है, किस जलवायु प्रदेश में है? तो आप ये समझो कि उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है, मैदानी प्रदेश है, वो किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो किस में आता है? तो वो आर्द्र जलवायु में आता है। किसमें? आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। किसमें? आर्द्र। आर्द्र क्यों आता है? क्योंकि अति आर्द्र तो हम कह नहीं सकते, अति आर्द्र है तो हम कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अति आर्द्र में झाला जो हड़ौती प्रदेश है वो आता है, उपाद्र में अरावली प्रदेश आता है, अर्ध शुष्क में जो बीच का है ना 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो आता है, और बिल्कुल शुष्क में वो आता है। तो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर के अंदर है। जब भी इसकी बात आए तो आपको याद रखना 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ और 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया। पक्षियों की शरण स्थली कहलाता है। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जलवायु खंड है? राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है? तो सबसे बड़ा की बात करें, आपको पता है टोटल 10 जलवायु खंड है कृषि जलवायु खंड, उसमें सबसे बड़ा है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। सीधी सी बात है, कुछ जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का क्षेत्र ये सबसे बड़ा है, तो अपने आप शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड हो जाएगा। राजस्थान में शीत ऋतु की समयावधि सामान्यतः क्या रहती है? देखो शुरुआत में अब जैसे सर्दी के मौसम से धीरे धीरे शीत ऋतु के मौसम के बाद धीरे धीरे वर्षा ऋतु आ रही है, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो ये पूछ रहा है कि शीत ऋतु है उसकी समय अवधि क्या होती है? तो दिसंबर से फरवरी तक। और अब देखो मार्च महीना चल रहा है, गर्मी पड़ रही है ना, तो दिसंबर से फरवरी तक का महीना क्या कहलाता है? शीत ऋतु। राजस्थान में जलोढ़ या कछारी मिट्टी के विस्तार वाला क्षेत्र कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इसी को दोमट मिट्टी, इसी को कछारी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ का मतलब जल के द्वारा लाई गई, और जल के द्वारा लाई गई हम मानते हैं कि यमुना का जो मैदान बना है ना वहां है। तो यमुना का जो मैदान बना है वो कहां बना है? जयपुर टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर में, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये जयपुर और टोंक इस क्षेत्र में बाणगंगा नदी ये नदियां हैं। सवाई माधोपुर में चंबल नदी है, इधर से बनास आती है, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये सारे उपयुक्त है सभी। मृदा अपरदन के निम्नलिखित में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? मृदा अपरदन का मतलब मृदा का कटाव होता है। राजस्थान में सर्वाधिक किससे प्रभावित है? तो राजस्थान में मृदा अपरदन की बात करें तो सबसे ज्यादा वायु अपरदन होता है। कौन सा? वायु अपरदन। वायु अपरदन के बाद 2 नंबर पे होता है जल अपरदन, जो चंबल नदी कर रही है। जल अपरदन के बाद कभी भी पूछे तो चादरी अपरदन, जो हिम के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। तो मृदा अपरदन के निम्नलिखित में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? तो वायु अपरदन से, और सबसे ज्यादा इसका नमूना देखने को मिलता है आपको पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु वर्गीकरण? ये कोपेन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोपेन ने 4 भाग बांटे हैं। एडब्ल्यू जो आपका दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, BWHW जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, CWU जो मैदानी भाग है, और एक और आता है
जिसको कहते हैं BSHW, ये शुष्क स्टेपी प्रदेश है। तो कोपेन ने 4 प्रकार का वर्गीकरण बताया, उसमें ये पूछ रहा है चूरू का, तो चीरू की बात है BWHW। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में एल्फिसोल्स मृदाएं निम्न में से कहां पाई जाती है? राजस्थान में एल्फिसोल्स। अब आपको यह पता होगा ना कि एल्फिसोल्स मृदा कहते हैं किसको? जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो ये जयपुर में पाई जाती है। किसमें? जयपुर में एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? अब राजस्थान में मरुस्थलीय जो बालू मिट्टी पाई जाती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? क्या सतपुड़ा पर्वत के कण है? बिल्कुल नहीं हो सकते। चंबल नदी है? पास में भी नहीं है। बनास नदी है? बिल्कुल नहीं है, पूर्व में जाती है। प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से मरुस्थलीय बालू का रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला कौन सा है? लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। जब भी इसका नाम आ जाए तो दक्षिणी राजस्थान इसके लिए प्रसिद्ध है। लाल दोमट मिट्टी। देखो कोटा में तो काली मिट्टी पाई जाती है, बीकानेर में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सिरोही में लाल भूरी मिट्टी जाती है। उत्तर आ जाएगा डूंगरपुर। लाल दोमट, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इधर उदयपुर, यहाँ लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला देखो, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, ये आपको पता है राजस्थान पूरे में कम वर्षा नहीं होती है, जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें सबसे ज्यादा कम वर्षा होती है। तो देखो ये बहुत गर्म है, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान की जो रेतीली मिट्टी है उसकी खासियत बड़े कण होते हैं, रात को जल्दी ठंडी होती है और दिन में जल्दी गर्म होती है। इस क्षेत्र में मानसून नहीं पहुंच पाता, बिल्कुल अरावली पर्वतमाला के कारण मानसून नहीं पहुंच पाता। दूसरा, पानी उपलब्ध नहीं होने से हवाएं सूखी रहती है, तो हवा यहाँ सूखी पहुंचती है। और दूसरा, हवाओं के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती है जिससे हवा को ठंडी होने के लिए प्राप्त सिंचाई मिल सके। तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि कारण क्या है? हवाओं के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती जिससे हवा को ठंडी होने के लिए प्राप्त सिंचाई मिल सके। तो डी उत्तर आ जाएगा। अब ये देखिए 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, 10 हिस्ट्री के क्वेश्चन। विराट के उत्खनन से कितनी इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है? विराट कहाँ पे है? जिसका प्राचीन नाम था विराटनगर। कौन सा? विराटनगर था। विराट सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, बाणगंगा नदी के किनारे। इसकी खोज 1937 में दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। अब ये पूछ रहा है कि इंडो ग्रीक मुद्राएं कहाँ कितनी प्राप्त हुई है? तो इंडो ग्रीक मुद्राएं है वो 28 प्राप्त हुई है। कितनी? 28। टोटल यहां से मुद्रा प्राप्त हुई है 36, टोटल 36 प्राप्त हुई है। इंडो ग्रीक जो मुद्राएं है वो 28 प्राप्त हुई है। विराट सभ्यता का जब भी नाम आए आपको 2 चीज याद रखनी है, बौद्ध धर्म और मौर्य वंश के जो प्रमाण मिले हैं वो विराट सभ्यता से मिले हैं। मेवाड़ में 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में आलमगीर द्वितीय के नाम से जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? मेवाड़ में 18वीं शताब्दी का मतलब आलमगीर किसको कहते थे? औरंगजेब को। लेकिन आलमगीर द्वितीय के नाम से जारी जो चांदी के सिक्के थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें चित्तौड़ी सिक्के नाम से जाना जाता था। क्या? चित्तौड़ी सिक्के। रियासतों व वहां प्रचलित सिक्कों का कौन सा युग्म संगीत है? रियासतों व वहां प्रचलित सिक्कों का कौन सा युग्म संगत है? देखो अक्खे शाही तो जैसलमेर में चलते थे क्या? भीमशाही जोधपुर में चलते थे, झाड़शाही झालावाड़। असंगत है ये, संगत नहीं असंगत है, याद रखना सुंगत में असंगत है क्योंकि अक्खे शाही जैसलमेर में थे, भीमशाही जोधपुर में थे, रावशाही अलवर में थे, लेकिन झाड़शाही झालावाड़ में नहीं थे बल्कि झाड़शाही जयपुर में थे। तो असंगत बताना है इसका। अगला देखो, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए, इन्हें क्या कहा जाता था? अकबर ने 1567-68 में अकबर से 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तीसरा साका था, चित्तौड़ का तीसरा साका था जिसमें उदय सिंह शासक थे, लेकिन जयमल व फत्ता लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए जिसमें फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जोहर किया था। तो इस क्षेत्र पर अधिकार किसका हो गया? अकबर का। अकबर ने सिक्का जारी किया जिसका नाम था एलची सिक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारी करता सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो झाड़शाही सिक्के जयपुर के हैं, बिल्कुल सही है। झाड़शाही सिक्के जयपुर के हैं। उसके अलावा
विंशोपक, विंशोपक सिक्के चहमान वंश के हैं, बिल्कुल सही है। विजय शाही सिक्के बीकानेर राज्य के हैं, ये गलत है। विजय शाही सिक्के जोधपुर के, जोधपुर में एक शासक आया था राव विजय सिंह, उसने चलाए थे, जिसे जहांगीर का नमूना कहा जाता है। डब्बू शाही मारवाड़ राज्य के, ये भी सही है। तो उत्तर गलत कौन सा आ गया? विजय शाही। अगला, निम्न में से किन पशुओं का पालन कालीबंगा के निवासियों द्वारा किया जाता था? निम्न में से किन पशुओं का पालन कालीबंगा के निवासियों के द्वारा किया जाता था? कालीबंगा सभ्यता के निवासी देखो, भेड़ भी पालते थे, बकरी भी पालते थे, गायें भी पालते थे, भैंस भी पालते थे, सुअर भी पालते थे और ऊंट भी पालते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इनके थे। अब कालीबंगा का नाम आया हनुमानगढ़ जिले में है। नदी पूछे तो घग्गर नदी के किनारे हैं। खोज पूछे तो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, कपास के साक्ष्य मिले हुए, दोहरे जुते हुए खेत के संग्रहालय प्राप्त हुए। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कालीबंगा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? देखो, एक दिन आपको कंप्यूटर अनुदेशक की मॉडल पेपर मिल रहा है और एक दिन आपको राजस्थान जीके की क्लास मिल रही है, और सुबह रोज 7:30 पर राजस्थान जीके की क्लास मिल रही है। निरंतर अध्ययन कीजिए। अगर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए हमारा, क्योंकि आपके पेपर में राजस्थान जी करंट जीके आएगा स्पेशल, अगर उसकी 2000 और 2021 का पढ़ना पड़ेगा। 2021 और फरवरी 2022 तक हमारा करंट अफेयर्स आपके लिए तैयार है। कोई पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है, प्रिंट निकाल सकता है, तो 84 260 35 805 इस नंबर पे फोन पे की और गूगल पे की व्यवस्था है। फोन पे और पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल के व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो उत्खनन किया था बीके थापर व बीबी लाल ने। बीके थापर और बीबी लाल। आपसे पूछे खोजकर्ता कौन था? तो अमलानंद घोष। प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज, देखो मैं टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूं, वैसे तो लगभग टॉपिक जैसे मिट्टियों का आ गया, आज यहाँ पे सभ्यता का आ गया। तो आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ये आहड़ सभ्यता है कहां पे? उदयपुर के अंदर है। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे हैं। आहड़ सभ्यता की बात करें, इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं और आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अगला, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? तो किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? आहड़ सभ्यता, क्योंकि यहाँ बेलनाकार कुछ मोहरें मिली हैं, वो ईरान में भी थी, इसलिए संबंध माना जाता है। बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, रंग महल हनुमानगढ़ में है और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न देखिए, मछली पकड़ने का कांटा निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किया गया है? मछली पकड़ने का कांटा, ये बार बार पेपर में आ रहे हैं। तांबे के जाल, पत्थर के बांध, पत्थरों से बने घर, ये सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है। कहां पे? सीकर जिले में है। किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है और इसे ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। 1972 में आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की। ये 10 प्रश्न हो गए हिस्ट्री के। अब 10 प्रश्न आते हैं आर्ट एंड कल्चर की, यानी संस्कृति की। देखो, ये मॉडल पेपर आपको मिल रहा है, बस कंटिन्यू जो आपका सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, उसके अकॉर्डिंग। निम्न में से कौन सा विकल्प डुंडाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी आईजी माता से संबंधित नहीं है? यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया। कछवा राजवंश की कुल देवी, ये डुंडाड़ के कछवा राजवंश की कुल देवी नहीं है। यहाँ पे सीधा माया रखना। ये वैसे तो आईजी माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में, ये डुंडाड़ नहीं है, यहाँ से इसको विकल्प उल्टा हो गया। राजवंश की कुल देवी राठौड़ राजवंश में भी कह सकते हैं, ये भी मत लिखना, ये छोड़ देना।
सीधा लिखना आईजी माता से संबंधित नहीं है। देखो रामदेव जी की मां थी क्या, ये तो गलत है क्योंकि रामदेव जी की शिष्या थी। इनके जो मंदिर को दरगाह कहते हैं, इनके थान को बडेर कहते हैं और मनी देवी का अवतार माना जाता है। मनी देवी यानी मानी देवी का अवतार माना जाता, तो ये गलत हो गया। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है, रामदेव जी की शिष्य है, इनके दीपक से दीपक की ज्योति से केसर टपकता है, केसर। अंबिका माता के जगत मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अंबिका माता के जगत उदयपुर में स्थित मंदिर के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो अंबिका माता की बात करें तो कौन सा असत्य है? देखो अंबिका माता जगत उदयपुर में, तो क्या मंदिर चित्तौड़गढ़ में है? तो ये तो पहला ही असत्य हो गया। शक्तिपीठ है, बिल्कुल देवियों की जो होती है शक्तिपीठ होती है। मेवाड़ का खजुराहो उसको कहते हैं, महामारू शैली में बना हुआ, ये सही है। तो चित्तौड़गढ़ असत्य हो गया क्योंकि उदयपुर में मंदिर है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अगला देखो, जानटी, खेजड़ी, महामाई, माई, अनामा आदि किस देवी से संबंधित है? ठीक है, महामाई, माई, अनामा आदि किस देवी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीला देवी। तो ये माता कौन सी? शीला माता। और शीला माता का मंदिर कहां पे है? आमेर जयपुर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने? मान सिंह प्रथम ने, जब बंगाल के राजा केदार को हराकर यहां से मूर्ति लाई गई। तो ये शीला माता, इसी को अनामा यानी अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। कछुआ राजवंश की ये क्या है? इष्ट देवी या आराध्य देवी है। राजसमंद झील की पाल पर बांधने का श्रेय किस लोक देवता को माना जाता है? राजसमंद झील पर नकटी ये नौ चौकी पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को जाता है? तो जब भी राजसमंद झील का नाम आता है तो कौन सी माता याद रखनी है? घेवर माता, जो बिना पति के सती हुई थी, एक सती मंदिर है, वो राजसमंद झील में है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर की है, जिलानी माता अलवर की है और सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन थी? अब मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी की बात करें तो बाण माता। मेवाड़ के जितने भी शासक आए थे उनकी कुल देवी पूछे बाण माता। कई बार तो एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, महाराणा प्रताप की कुल देवी, राणा सांगा की कुल देवी, तो सब मिला के उत्तर बाण माता ही आएगा। बदाना माता कोटा की है, रानी सती झुंझुनू की है, सक्राई माता इधर आपके जोधपुर की है। बोपा जनजाति की कुल देवी विरात्रा माता का मंदिर किस जिले में है? बोपा जनजाति की कुल देवी विरात्रा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो विरात्रा माता का मेला बाड़मेर में लगता है। कहां पे? बाड़मेर में बोपा जनजाति की कुल देवी है। कौन सी माता? विरात्रा माता, जिसे वाकल माता भी कहा जाता है। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? तो देवी कौन सी है? उस देवी का नाम है बदाना माता। और बदाना माता का के कोटा के राजवंशों की कुल देवी भी है। लकड़ी से बना बेवाण क्या है? लकड़ी से बना बेवाण क्या है? तो क्या है? एक देव विमान है, बिल्कुल देवों को उसमें बैठा कर ले जाया जाता है, वो है देव विमान। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहते हैं? तेजाजी अजमेर के मुख्य देवता और जिनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। चबूतरे को तो थान कहा जाता है, लेकिन पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। कौन सा? घोड़ला। तेजाजी नागों व सांपों के देवता कहे जाते हैं। बाल रोगों के निदान हेतु दोसा की किस देवी की मान्यता है? बाल जो रोग होते हैं बालकों के, छोटे बच्चों के, उनके रोगों के निदान के लिए दोसा की कौन सी देवी है वो प्रसिद्ध है? तो वो माता है बिजासनी माता। देखो माताएं बिजासन माता का मेला भीलवाड़ा में भी लगता है। ये बात कर रहा है बाल रोगों के निदान, दोसा की देवी तो बिजासन है माता। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये 10% आपके कल्चर के हो गए। 10% क्या हो गए? कल्चर के। अब 10% आते हैं करंट जीके की। बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग के लिए जारी की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताना है। बजट, देखो बजट का आपको टॉपिक याद करना है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर में बजट के दे दूंगा। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे, बिल्कुल सही है। हर जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित होगा, 33 के 33 जिलों में, ये सही है।
टोंक में मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम स्थापित होगा, यह भी सही है। जोधपुर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला देखिए, प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिर के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया जाएगा? तो प्रदेश के किन 2 धार्मिक पर्यटक स्थलों के मंदिरों के दर्शन के लिए रोपवे संचालित किया गया? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाईमाधोपुर में और रामेश्वर महादेव मंदिर अकोदा बूंदी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त 1 व 2 दोनों। अब तक आपको पता है राजस्थान में 4 रोपवे संचालित है। एक तो है सुंदा माता जालोर के अंदर, उसके बाद में सावित्री माता पुष्कर के अंदर, एक है इच्छापूर्ण करणी माता उदयपुर के अंदर, अभी 2019-20 में स्थापित हुआ है सामोद हनुमान जी के मंदिर में। अब इन 2 जगहों पर रोपवे संचालित के लिए बजट में घोषणा हुई है। प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर? देखो बजट का प्रश्न आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, पेपर में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो प्रदेश में पर्यटन विकास कोष की स्थापना 500 करोड़ रुपए से करने की घोषणा की है, 500 से 1000 करोड़। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है? तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है बीकानेर में, बीकानेर के पलाना में की है। देखो पहला राजस्थान के रूपनगढ़ अजमेर में है, दूसरा राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि हम जोधपुर में बनाएंगे, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि हम पलाना बीकानेर में बनाएंगे। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा? पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए वागड़ टूरिस्ट की स्थापना की जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब वागड़ का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। बजट 2022-23 में दिव्यांग जनों के लिए क्या प्रावधान किया गया? देखो आपको बजट के प्रश्न सारे याद रखने अच्छे तरीके से, जितने भी बजट के प्रश्न बनते हैं अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि आपका एग्जाम इस प्रकार है कि आप आराम से आप बजट के प्रश्न तैयार कर सकते हो। तो मैं हर रोज 10 प्रश्न दूंगा ताकि आप क्लियर कर सको। जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा, बिल्कुल सही है। जोधपुर स्थित नेत्रहीन विकास संस्थान को कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाएगा, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना के तहत 45 गृह स्थापित किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला, मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मुमल 2022 का खिताब किसने जीता? मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस मुमल 2022 का खिताब किसने जीता? तो निकिता राठौड़ ने जीता। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगाने वाला पहला जिला? तो राजस्थान में कोरोना डोज लगाया और बार बार एग्जाम में भी आ रहा है, पूरे भारत में तो हिमाचल प्रदेश टॉप पे है, जबकि राजस्थान में प्रतापगढ़ टॉप पे है। टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? बड़ा नाम है देवेंद्र झाझड़िया, चूरू जिले के भाला फेंक वाले खिलाड़ी हैं, भाला फेंकते हैं यानी जेवेलिन थ्रो के पैरा खिलाड़ी हैं, F46 के खिलाड़ी हैं। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन वाला जिला? तो राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पे? अभी ताजा 17वीं वन रिपोर्ट आई है, मैंने 17वीं वन रिपोर्ट का वीडियो भी दे दिया, आप जरूर देखें। तो उदयपुर में सबसे ज्यादा वन है। अल्फा, अब देखो 10 करंट के हो गए, 10 साइंस की, और साइंस की मैं आपको सीधे प्रश्न बता रहा हूं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी बिलायड ने। बिलायड ने अल्फा बीटा किरणों की खोज की थी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। कौन सी? लिथियम। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु का मतलब होता है वायरस, जैसे कोविड-19 वायरस है। तो देखो चेचक भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस है, खसरा भी वायरस है, लेकिन तपेदिक जिसको हम टीबी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं, वो एक बैक्टीरिया रोग है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस माध्यम में ध्वनि का वेग हमेशा ठोस होता है? आपने स्कूलों की घंटी, मंदिरों की घंटी बजते देखे होगा, तो एकदम ठोस वार किया जाता है, तो ध्वनि कितनी गूंजती है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। कौन थे? चैडविक न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे।
और चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अनुवांशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता मेंडल यानी ग्रेगर जोर मेंडल को कहा जाता है। और आज का हीटर में किस धातु का तार बना होता है? हीटर में किस धातु का तार होता है? नाइक्रोम का। निक्रोम का हीटर में धातु तार लगा होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो ये 50% आपके आज के कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 फर्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिन आपको ये क्लास मिल रही है, एक दिन आपको राजस्थान जीके की क्लास मिल रही है। जितने भी विद्यार्थी राजस्थान के संदर्भ में चाहे पीटीआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वीडियो मेंस, किसकी भी आप तैयारी कर रहे हो ना कंप्यूटर अनुदेशक, तो आप ये शाम की 9 बजे की क्लास कोई मत छोड़ना। और सुबह 7 बजकर करंट अफेयर्स की हमारी 7:30 पर करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो निरंतर ध्यान करना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।